हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जीतना, अभी गुजरात को किनारे रख देते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जहां लगातार हार मिलती रही, जहां एक उम्मीद थी उत्तराखंड के चुनाव में कि उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस जीत जाएगी, उम्मीद थी कि पंजाब में कांग्रेस दोबारा आ जाएगी, उम्मीद थी कि गोवा में शायद कांग्रेस सरकार बना ले, उम्मीद थी कि कांग्रेस शायद मणिपुर में सरकार बना ले, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव इससे पहले जो हुए थे सब जगह कांग्रेस को हार नसीब हुई थी। तो एक बहुत लंबा वक्त गुजर गया और एक जो बोलते हैं ना कि बहुत दिन से प्यासे थे और 2 बूंद पानी नसीब हो गया है, और शायद ऐसा ही माना जाए हिमाचल प्रदेश के लिए। बहुत सही कहा आपने। पानी तो ये 2 बूंद ही है, मगर कांग्रेस को जिलाए रखने के लिए ये पानी बहुत ज़रूरी था। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी, एक के बाद एक हार रही थी, जीते हुए भी हार रही थी। गुजरात में जिसे कहते हैं कि अच्छी टक्कर देने वाला चुनाव था, वो भी इस बुरी तरह हार गई। ऐसे में हिमाचल की जीत उसके लिए वाकई आपने सही शब्द प्रयोग किया, संजीवनी है। देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि कांग्रेस का वर्कर तो काम करना चाहता है, कांग्रेस का राज्य स्तर का जो नेता है वो भी काम करता है, मगर कांग्रेस में ऊपर से कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है कि निराशा जो है वो नीचे तक फैल जाती है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि राजीव शुक्ला ने वहाँ इंचार्ज बनने के बाद वहाँ पे सारी चीज़ें अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उनका विरोध भी हुआ। विरोध किस स्तर पे हुआ देखिए, कांग्रेस है इसका नाम, कि वहाँ पे एक बड़े नेता ने लेटर लिखा कि साहब ये जो इंचार्ज साहब हैं वो अपने स्पोर्ट्स डेजिग्नेशन का प्रयोग अपने लेटर हेड पे करते हैं और ये मुझे अस्वीकार्य है। लिखने वाले कौन थे? आनंद शर्मा। और लिखा किसके खिलाफ? राजीव शुक्ला के। राजीव शुक्ला के लेटर हेड पे उनका टाइपिस्ट टाइप कर देता होगा, जिसमें वो बीसीसीएल के भी पदाधिकारी हैं, जिसमें वो आईपीएल के भी पदाधिकारी हैं, उनके पास उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के भी हैं वो तमाम उनके पास स्पोर्ट्स का बहुत दिनों से वो काम देख रहे हैं, खासतौर से क्रिकेट से बहुत जुड़े हुए रहे हैं। उसके लेटर हेड पे कोई चला जाता होगा पत्राचार जी, उस पर आपत्ति। और आनंद शर्मा ये समझ रहे थे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा जी। और वहाँ पे चूंकि इस तरह से संभाल के रखा उन्होंने, राजीव शुक्ला ने, कि किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने प्रियंका गांधी को इस बात के लिए तैयार किया और प्रियंका गांधी को लगातार वहाँ बनाए रखा। ये इंचार्ज का काम होता है। ये प्रियंका तो ठीक है, क्योंकि प्रियंका के पास डायरेक्ट कोई जिम्मेदारी हिमाचल की नहीं थी, वो तो यूपी की इंचार्ज महासचिव हैं। जैसे कांग्रेस में तरीका होता है जी कि महासचिव किसके लिए, तो महासचिव इंचार्ज यूपी उनका डेजिग्नेशन है। लेकिन वो हिमाचल में रही, हिमाचल में उन्होंने काम किया, एक दिन भी वहाँ से हिली नहीं, और उसका परिणाम सबने देख लिया जी। तो कांग्रेसियों के लिए सबक ये है कि काम करोगे तो नतीजा ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेहनत का फल नहीं मिले आपको, लेकिन आप मेहनत भी नहीं करोगे तो आपको, जैसे गुजरात में हुआ, तो आपको फल मिलने वाला वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात जो है ख़ास ये कि अब अगले साल जो है 2023 में शायद 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, जिसमें अभी फरवरी में ही 3 राज्य हैं, जिसमें तीनों पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जहां त्रिपुरा है और मेघालय है और एक राज्य और है। ये 3 राज्य तो फरवरी में है। उसके बाद फिर 2 राज्य कर्नाटक के साथ एक राज्य और है अप्रैल में। तेलंगाना तो बाद में है, लेकिन कर्नाटक के साथ एक राज्य और है, उसके बाद फिर है। मतलब 8 राज्य, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मतलब 2023 बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और उसमें कांग्रेस के लिए कई जगह जीत की संभावना है। जम्मू कश्मीर भी चुनाव के जम्मू कश्मीर कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जिस दिन मोदी जी को लगेगा कि वो वहाँ पे सरकार बना सकते हैं, वो कभी भी वहाँ अनाउंस कर सकते हैं जी। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा स्टेक है, इसी के लिए उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को तोड़ा है, और गुलाम नबी आज़ाद वहाँ पे काम कर रहे हैं। खैर, तो इन 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसमें कांग्रेस का 2024 का जो रोड मैप है वो क्लियर होगा कि 2024 में आप फाइट करते हुए दिखोगे, या फाइट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। भाई 3 राज्य आपने पिछली बार जीते थे 2018 में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। कर्नाटक में भी आपने सरकार बनाई थी। तेलंगाना 1-to-1 फाइट है, वहाँ बीजेपी का कोई खास ज़्यादा असर नहीं है। वहाँ पे आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो केसीआर को बहुत तगड़ी फाइट दे रहे हैं, वहाँ भी आपके लिए स्थिति अच्छी है।
मगर ये सब जो है नतीजे तब दे पाएंगे जब आप काम करोगे, आप जब फॉलो अप करोगे। अभी जो हम पहले बात कर रहे थे उसमें ये बात आई थी जी कि कांग्रेस के काम में कोई फॉलो अप नहीं है। मोदी जी जो काम करते हैं उसमें मालूम है कि वो ये कह के आए हैं, ये करके आए हैं, उसके बाद में क्या क्या स्टेप बाय स्टेप होना है। कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ा, पीछे का सारा रास्ता भूल गया। वो हमें याद आ रहा था अभी कि उत्तराखंड में राहुल के साथ हम गए थे, शायद 2007 के आसपास की बात होगी कोई। उस टाइम राहुल ने बहुत दौरे किए थे, कर्नाटक, उत्तराखंड, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, पूरे देश का। वो भी एक इसी की तरह का दौरा था, पैदल नहीं था, लेकिन वो पूरा देश घूमे थे उस वक्त उसको, वो भी एक भारत एक खोज की तरह ही बड़ा ज़बरदस्त टूर था, और कांग्रेस उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पाई। खैर, तो वहाँ पे कुछ आरक्षणों को लेके सवाल हो रहे थे, किसी कॉलेज में कोई बात राहुल कर रहे थे, तो राहुल ने बड़ी अच्छी बात कही। राहुल की सरकार थी, 2007 की बात है, कि भाई आपके सवाल सारे ठीक हैं, लेकिन अगर शिक्षण संस्थान इतने बना दिए जाएं, सीटें इतनी कर दी जाए, तो ये समस्या कम हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है। सब लड़कों ने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन करा नहीं कांग्रेस ने कुछ भी, किसी को याद ही नहीं है, भूल जाते हैं सबके सब। इसी तरह गुजरात के अंदर राहुल के जो वचन हैं, हम लोगों ने यहीं बैठ के बात करी थी, उन पर कितनी बात हुई थी, मगर वो लोगों तक पहुंचे नहीं। जो 8 वचन इन्होंने जो दिए थे गुजरात चुनाव के समय, बताइए जी। तो ये उसका अगर कांग्रेस वहां दिल से मेहनत कर जाती, शक्ति सिंह गोहिल वहां के सबसे बड़े नेता के रूप में यहाँ प्रचारित किए जाते हैं, अभी उनको हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार भी मिल गया, दिल्ली का उनके पास पहले से था, लेकिन उनसे कोई ये नहीं पूछता कि भाई साहब तुम वहाँ क्या किया। मेन काम तो आपको वहाँ करने का है ना। आप दिल्ली आ जाओ, हरियाणा आ जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, वो सब ठीक है, लेकिन आप गुजरात में क्या नतीजे दे रहे हैं? गुजरात में संगठन कितना खड़ा किया आपने? गुजरात में क्या स्थिति है आज? एक राज्य तो छोड़ दें, प्रधानमंत्री मोदी जी का राज्य है, वहाँ उनको जाने, उनको छोड़ दें। हमारे साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार, एक बात अगर आप इजाजत दो और कह दें हम सिर्फ एक मिनट के लिए जी, कि वो राज्य तो छोड़ दें, पर उसी का असर पूरे देश में पड़ता है। 2002 की स्थितियां, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे जो भी कुछ हो, उन्हीं की वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर 2002 न होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। जी जी। गुजरात का असर ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कह देते हैं गुजरात का असर दूसरी जगह पे नहीं पड़ेगा। गुजरात के असर से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, और आज 8 साल से लगातार बने हुए हैं। इसलिए गुजरात सामान्य प्रदेश नहीं, कोई प्रदेश सामान्य नहीं होता कोई, और फिर प्रधानमंत्री का है, गृह मंत्री का है, दोनों वहां से आते हैं, उसका असर तो देशव्यापी होने ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। शकील अख्तर जी, फिर दोबारा अभी आपके पास आता हूं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी और जुड़ गए हैं। राजेश बादल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, टेलीविजन की दुनिया के जाना माना चेहरा, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आपका स्वागत करता हूं राजेश बादल जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, अपने शायद गाड़ी में हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ